हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो स्वागत है आपका दोगास के दूसरे भाग में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन वहां से निकलकर वह फंस गई और भी बड़े शैतानों के चंगुल में, जिन्होंने उसे उसी तरह उसी की तरह ही की अन्य मासूमों के साथ एक डांस बार के मालिक को बेच दिया। दुनिया का एक और घिनौना चेहरा उसके सामने आ चुका था। वहां उस पर बेइंतहा अत्याचार हुए। एक 10 साल की मासूम बच्ची को अय्याश मर्दों को रिझाने वाली जवान लड़की बनाने के लिए इंजेक्शन दिए जाते थे, जो उसे समय से पहले ही शारीरिक रूप से परिपक्व बना रहे थे। वहां उसे लोगों के सामने जिस्म की नुमाइश के लिए बेहुदा डांस सिखाए जाते थे। उसे अपने इस जीवन से घिन आने लगी थी। वह बच्ची एक जुझारू लड़की थी। परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं बल्कि लड़ना है, यही शिक्षा मिली थी उसे। उसने उस बार से भागने की कई नाकाम नाकाम कोशिशें की और अंततः सफल हुई। लेकिन उसे मिली सफलता उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना सिद्ध होने वाली थी। वहां से बाहर निकलकर जैसे ही राधिका ने आखिरी बार मुड़कर पीछे देखा, तो वह हैरान रह गई। उसकी आंखें अपने सामने एक डांस बार नहीं, अपने पिता की वही टॉय फैक्ट्री देख रही थी, जहां से उसे खेलने के लिए पहला खिलौना मिला था। उस बच्ची के पिता की मृत्यु के बाद उस टॉय फैक्ट्री के मैनेजर ने टॉय फैक्ट्री को हत्या लिया था। निश्चल और निष्पाप बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले खिलौने बनाने वाली जगह आज मासूम बच्चियों को मर्दों को रिझाने वाला खिलौना बनाने का मुख्य अड्डा बन चुकी थी। अब उस बच्ची का मन बदल गया था। अब वह वहां से भागना नहीं चाहती थी, अब वह लड़ना चाहती थी। अब उस बच्ची के जीवन के दो ही मकसद थे। एक, उस जगह को दोबारा हासिल करना, और उस मैनेजर से अपने पिता की मौत का बदला लेना। जानता है वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची मैं थी। वो व्यक्ति मेरे पिताजी थे। और वह मैनेजर जिसने मेरे पिताजी को धोखा दिया, वह तू था, लक्कड़ उर्फ लखन। लेकिन तेरे जैसी शख्सियत से बदला ले पाना इतना आसान नहीं था, खासकर एक कमजोर लड़की के लिए तो कतई नहीं। अगर मुझे तुझसे लड़ना था तो मुझे जल्दी बड़ा होना था। अब मैंने निर्विरोध सुडौल करने वाले वे इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए। मुझे एक साथी की भी जरूरत थी जो तेरे करीब भी होता और मेरे भी। तेरे साथियों में पप्पन ही एक ऐसा शख्स था जो तेरे करीब था। लेकिन तेरे करीब होने का उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि तुझसे उसे जिल्लत और धुतकारी मिली। बस मैंने पप्पन को अपने साथ शामिल कर लिया। मैंने धीरे धीरे अपनी पकड़ पहले बार पर और फिर तुझ पर बनाने का फैसला किया। मैंने नाच सीखने के लिए जी तोड़ मेहनत की। ऐसा भड़कीला और कामुक नाच जो लोगों की ला टपका दे। मेरे पहले ही शो में तू मुझ पर मोहित हो गया। पहला स्टेप कामयाब रहा। तूने मुझे बार की मुख्य डांसर बना दिया। अब मैं इस बार की शान हो गई थी और तेरी जान। मेरी युक्ति काम कर रही थी। हालांकि ऐसा करने का खामियाजा मुझे तेरे द्वारा दी गई यातनाएं या नरक भोगने के रूप में भुगतना पड़ता था। आज इस नरक को भोगना मेरा काम आया। बाहर तेरा बार मोहन गैंग की भेंट चढ़ रहा है, जो उस दिन अपने आदमी के साथ हुए अपमान का बदला तुझसे लेने आया है, जिसे तूने मेरी वजह से जिंदा छोड़ दिया था, जो कि मेरी ही चाल थी। बाहर तेरा बार मटिया मेट होगा और यहाँ मैं तेरा जीवन समाप्त कर तेरी आत्मा को भेंट अपने मृत माता पिता को चढ़ाऊंगी। ओह, तो नारंग की छोकरी है तू। बाप तो बड़ा सीधा सज्जन व्यक्ति था। फिर छमियाओं वाले गुण तुझ में कहां से आए राधिका? तेरी माँ से? वैसे तेरी माँ से याद आया, तुझे तो याद भी नहीं होगा कि कैसे मरी थी तेरी माँ। किसी बीमारी से या किसी हादसे में? तेरी माँ को भी मैंने ही मारा था कमीनी, ताकि तेरा बाप तेरी माँ के मरने के सदमे में बावला हो जाए और कारोबार मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन तेरा बाप पक्का बिजनेसमैन निकला। बीवी के मरने के बाद भी डटा रहा। तभी तो उसे मारने पर मजबूर होना पड़ा मुझे, वरना ऐसे सज्जन इंसान को मारना तो मैं भी नहीं चाहता था। वैसे मरना तुझे भी था उसी ब्लास्ट में, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी, तू बच गई। उस दिन एक सपोले का बच जाना आज मेरी जान की मुसीबत बन गई। लेकिन तेरी मौत मेरे ही हाथों में लिखी है। मरने से पहले अपने सारे गुनाहों को कबूल कर ले लक्कड़। क्या पता नरक जाकर तुझे ऐसा करने का मौका मिले ना मिले। मुझे नरक में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है राधिका, क्योंकि लक्कड़ खुद नरक का शैतान है। मैं जहां चाहूं जब चाहूं एक नया नरक बना सकता हूं। लक्कड़, अब किसी की भी जिंदगी नरक नहीं बना पाएगा तू। किसी और का तो पता नहीं मच्छर, लेकिन आज तुझे नरक जरूर पहुंचाऊंगा मैं, क्योंकि तेरी जिंदगी यहीं इसी वक्त खत्म होती है। खच! नहीं! देखा राधिका, पप्पन तो नरक में जा चुका है, अब तेरी बारी है। लेकिन नरक तक ये तेरी यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। तुझे नरक पहुंचाऊंगा मैं, लेकिन तड़पा तड़पा कर चटाक। आज राधिका खत्म होगी और उसके साथ ही खत्म होगा वह लक्कड़ जो तुझसे प्यार करने की भूल कर बैठा था। तुझे पाने के लिए अपने अस्तित्व को भूलता जा रहा था मैं। अब मैं तुझे वास्तविक लक्कड़ से परिचित करवाऊंगा। आते तक बाहर खींच दूंगा तेरी।
तुझे पाने से खुद को काफी समय रोके रखा मैंने, लेकिन आज मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, कोई नहीं। कमीने, छोड़ मुझे, छोड़ साले। तुझे अब मुझसे सिर्फ एक ही चीज छुड़वा सकती है राधिका, तेरी मौत। काच। तू तू ये क्या कर रही है, हराम की औलाद? पहली बात, मैं हराम की औलाद नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा था इनके साथ कोई बदतमीजी करे मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरी माँ के साथ जो भी बदतमीजी करेगा उसका अंजाम पूरा होगा। और आज तो तूने अपनी हद पार कर दी लक्कड़। हद तो तूने पार कर दिया सपोले। अब पहले तू मरेगा तेरे साथी के साथ, और उसके बाद तेरी माँ को मैं उसके भयंकर अंजाम तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसे देखने के लिए तेरी आंखें खुली नहीं रहेंगी। घायल शेर की भांति अंश पर टूट पड़ा था लक्कड़। कठोर फर्श से टकराकर अंश के होश गुम हो गए। इससे पहले कि सूरज या राधिका कुछ कर पाते या लक्कड़ अंश की जान ले पाता, हो गया वह धमाका, भड़ाम, जिसके बाद वहां व्याप्त हो गया गहन सन्नाटा। मुंबई, अ फ्यू आवर्स बैक। उस धमाके के बाद मेरा और उसका साथ छूट चुका था। इसका मतलब वह यूसुफ से अपना बदला लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ लौटा है, और उसने अपना बदला लगभग पूरा कर भी लिया है। तो फिर वह अब चाहता है क्या चाहता है? पता नहीं चाचा, यही पता लगाने के लिए ही तो मैं। अदरक चाचा, सूरज। अदरक चाचा, टीवी टीवी पर देखिए, वह निर्मूलक है टीवी पर। निर्मूलक? ओह, तो निर्मूलक खुलकर दुनिया के सामने आ ही गया। शुक्र है अल्लाह का। अब डोगा पर लगे सारे इल्जामात हट जाएंगे। लोगों का डोगा पर विश्वास फिर से कायम होगा। निर्मूलक अगर खुलकर सामने ना भी आता तो लोगों का डोगा पर से विश्वास इतनी आसानी से नहीं उठता चाचा। लेकिन फिलहाल निर्मूलक एक बहुत बड़ी समस्या बनकर मुंबई वासियों के सामने उभरा है। डोगा या मुंबई के सामने ऐसी मुसीबत इससे पहले कभी नहीं आई। इस समस्या को जड़ से उखाड़ना अकेले डोगा के लिए आसान नहीं होगा। डोगा अकेला कहाँ है सूरज? कीर्तिमान कदम कदम पर डोगा की मदद करने के लिए उसके साथ मौजूद है। मैं जानता हूँ मोहर, लेकिन शायद यह पहली बार होगा कि मुंबई में मौजूद कोई भी शक्ति इस समस्या से निपट पाने में सक्षम हो। इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए डोगा को कुछ विशेष इंतजाम करने होंगे। धारानगरी मुंबई नाव। देखिए, ध्यान से सुनिए। आप लोग भगदड़ न मचाएं, धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन भी कोई ना कोई इंतजाम कर ही रहा होगा, लेकिन हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता हो। ओ रही, जल्दी यहाँ से हटिए, लगता है जमीन फाड़कर फिर कोई मशीन बाहर निकलने वाली है। निकलने दो इसे बाहर। लोग कब्र जमीन के नीचे बनाते हैं, इस विध्वंसकारी मशीन की कब्र जमीन से बाहर बनाकर फिर रचूंगा मैं एक नया कीर्तिमान, रैकिंग बॉल क्रेन। बढ़िया। अब इसके सहारे हम इन मौत की मशीनों का काम तमाम कर सकते हैं। ये दोनों तो हमारे प्लान को मिट्टी में मिलाए दे रहे हैं निर्मूलक। रिलैक्स पांडे, रिलैक्स। ये एक युद्ध है। युद्ध में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इन दोनों ने मिलकर हमारे कुछ प्यादों को मार गिराया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इस युद्ध का परिणाम सुनिश्चित कर देंगे। आखिरकार हैं तो ये दोनों भी प्यादे ही। और याद रखो कि प्यादे हमेशा बलि चढ़ने के लिए ही होते हैं। जमीन में तीव्र कंपन हो रहा है कीर्तिमान, और यह क्रेन भी मुझे जमीन में धंसती सी महसूस हो रही है। यानी ड्रिलर सूट हमारे ठीक नीचे खुदाई कर रहे हैं। इसका मतलब समझते हो? यही कि लोहे के शैतान कभी भी जमीन फाड़कर बाहर आ सकते हैं। फिक्र ना करो, मैं उनके लिए तैयार हूँ। अरे ठपोर सिंह, इसका मतलब है कि खोखली जमीन इस क्रेन का भार नहीं सह पाएगी, और इस क्रेन के साथ ही हम भी जमींदोज हो जाएंगे। अगर इस क्रेन के साथ यही समाधि नहीं बनवाना चाहते तो बिना छड़कवाए क्रेन से बाहर कूदो। कहाँ? जमीन के साथ ही क्रेन के परखच्चे उड़ाते हुए बाहर निकले निर्मूल आर्मर्स। ये तो बड़ी समस्या हो गई। लगता है ये आर्मर्स कामचोर हो गए। इन्हें दिए गए काम को छोड़कर ये हमारे पीछे लग गए, या फिर ये आर्मर्स को ज्यादा ही नमक हलाल है, अपने काम में उत्पन्न होने वाली बाधा को समाप्त कर रहे हैं। तुम यार ह्यूमर को समझा करो, हर बात को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पहलवानी पर ध्यान दो, जिसे ये टीन के डिब्बे पानी पिला रहे हैं, और तुम अपना दिमाग लगाकर उस टीन के डिब्बे पर मिर्च का स्प्रे करके कौन सा तीर मार रही हो। इनमें कोई इंसानी आंख नहीं है। जहां पर एक छोटे से पेपर स्प्रे से काम चल सकता है, वहां तीर और तलवार की क्या जरूरत? आंखें नहीं है लेकिन कैमरे तो हैं। क्या समझे पहलवान? समझ गया कि मुझे तुम्हारी बातों में ना पड़ते हुए अपने दुश्मन से निपटने में ध्यान लगाना चाहिए। नॉट बैड। मेरी संगत में रहोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। चुप होने का क्या लोगी तुम? कैलकुलेट करके बताऊंगी। हे भगवान, मैं तो समझी थी कि ये संख्या में ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। क्योंकि ये खत्म होने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए बनाए हुए हैं। तो अब क्या कहना है तुम्हारा?
इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका कारगर हुआ? एक ही तरीका है, प्रार्थना करो कि कोई चमत्कार आकर हमें इस मुसीबत से बचा ले। लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। भगवान ने नहीं, ये मुंबई है। यहाँ भगवान से पहले मुंबई का बाप लोगों की पुकार सुनता है। हाय मेरा हीरो, मैं जानती थी अपनी हीरोइन को बचाने तू जरूर आएगा। कीर्तिमान कैच। इन आर्मर से निपटने के लिए गन तुम्हारे काम आएगी। और मेरे लिए? लड़कियों के हाथ में हथियार शोभा नहीं देते। खड़ूस। इन लौ दानवों से निपटने का काम मुझ पर और डोगा पर छोड़ दो। तुम बस धारा नगरी के लोगों को सुरक्षित यहाँ से निकालने पर ध्यान दो। उफ, जरा सी चूक और बाइक सहित मैं भी इस गहरी सुरंग में दफन हो जाता। डोगा, तुम ठीक तो हो? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।